हम चाहेंगे कि चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, तो जितने भी हमारे बीच में सम्मानीय चिकित्सक मौजूद हैं वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि हम प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास स्वास्थ्य मंत्री का भी दायित्व है हमारे बीच में है इस गहन चर्चा का हिस्सा होने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के लिए, जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रीवा से यहाँ आए हैं। कल रात में ही देर रात वो बनारस से रीवा पहुंचे थे और हमारे विशेष आग्रह पर वह जबलपुर आए हैं। तो राजेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और शुरुआत इससे करते हैं, तकरीबन 20-22 साल हो गए आपको मंत्री के तौर पर सरकार का हिस्सा रहते हुए, 2 दशक तो पूरे कर ही दिए आपने। और कौन सा ऐसा विभाग है जो आपने नहीं संभाला? एनर्जी, माइनिंग, पब्लिक रिलेशन, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। पर जब आपके पास में उप मुख्यमंत्री जैसा सम्मानित पद आया, उसके साथ विभाग के तौर पर स्वास्थ्य लिखा हुआ है। तो जब आपके पास स्वास्थ्य आया तो हमारी दिलचस्पी ये जानने में कि आपके मन में विचार क्या आया कि आपके पास स्वास्थ्य क्यों आया? हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया जिसमें हेल्थ को आपने फोकस किया है जी। क्योंकि हमारा देश अब जिस स्थिति में पहुंच चुका है, एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारी चीज़ें काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। तो किसी भी डेवलपमेंट का अंतिम एम होता है हेल्थ और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इसको ध्यान में रख के ही सारा विकास होता है और प्रदेश और राज्यों की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए, जिससे इस सेक्टर में काम करने के लिए धन की कमी ना आए। ये सारी जो सोच है, अब हमारा देश उस सीमा तक पहुंच गया है। और इसलिए जब मुझे ये दायित्व मिला तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश ने अब बीमारू राज्य का कलंक मिटा दिया है। पहले तो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहते थे जी। ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना इरिगेशन और अन्य जो विकास के आयाम होते हैं वहाँ पर हम कोसों दूर थे, इसीलिए बीमारू राज्य का कलंक लगा था। लेकिन अब मध्य प्रदेश को फोकस करने की ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। और इसलिए जब ये जिम्मेदारी मुझे मिली तो मुझे लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने निश्चित रूप से इस क्षेत्र को मैं कुछ अलग, कुछ ऐसा करने का तय किया है। और उसके लिए यदि मुझे चुना है तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। बाकी ये विभाग मुझे क्यों मिला, ये तो मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं वही बताएंगे। नहीं, वही बताएंगे। लेकिन इससे पहले जब भी आपके पास विभाग आते थे तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, तो विभाग भी उसके अनुरूप ही दिखाई देते थे। एनर्जी दिखता था, टाउन एंड कंट्री दिखता था, माइनिंग दिखता था, पर इंजीनियर के हवाले डॉक्टरी दे दी गई। इस प्रयोग के संदर्भ में पिछले 1.5 साल का अनुभव क्या रहा आपका? देर से मिला ये विभाग या आपको लगता है क्यों मिला ये विभाग? नहीं, मुझे लगता है कि ये विभाग में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से यदि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री का कंपटीशन होता है तो इंदौर को मिलता है अवार्ड जी। क्लीनेस्ट कैपिटल ऑफ द कंट्री का कंपटीशन होता है तो भोपाल को मिलता है अवार्ड। 7 बार से कृषि कर्मण अवार्ड, जो किसी ज़माने में पंजाब हरियाणा को मिलता था, मध्य प्रदेश को मिलने लगा है। बिजली, पहले बिजली कटौती का कलंक लगा था, अब हम दूसरे राज्यों को बिजली दे रहे हैं, पावर सरप्लस स्टेट है हम। तो इसलिए हेल्थ में भी हम उन पैरामीटर्स को अचीव कर सकते हैं जहां पहुंचने के बाद हम जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, केरल को हम यदि माने, तमिलनाडु को माने, जहां पर हेल्थ के सेक्टर में एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं वहां पर हेल्थ के, उसको करने का लक्ष्य अब जब हमने तय किया है तो निश्चित रूप से उसको हम अचीव कर सकते हैं। हम अचीवर्स हैं, परफॉर्मर हैं।
जी। तो इसलिए बहुत स्कोप है इस क्षेत्र में काम करने का, और ये जिम्मेदारी चूंकि मिली है, तो आज जो ये डिस्कशन हो रहे थे, इस प्रकार के डिस्कशंस भी बहुत लाभदायक होते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो जमीनी चीज़ें बताते हैं, डॉक्टर्स हैं वो परेशानियां बताते हैं। यदि किसी सेक्टर में है तो हेल्थ में है। सबसे ज्यादा स्कोप है तो हेल्थ पर। आप जब मध्य प्रदेश की उपलब्धियां बता रहे थे ना राजेंद्र भाई, तो आपने बताया देखो इंदौर के संदर्भ में ये उल्लेख आता है, भोपाल के संदर्भ में। जब आपने एनर्जी का बताया तो आपका विंध्य इलाका ही है जो एनर्जी के संदर्भ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पर यहां तक जाने के लिए आप जब भी जाते हो ना अपने रीवा से, तो ये जबलपुर और महाकौशल से गुजर के जाते हो, आपको कुछ परेशानी नहीं हुई कि आपको सारे उदाहरण दिए पर महाकौशल के संदर्भ में कोई उपलब्धि नहीं है? हेल्थ मिला है आपको, कुछ सोचते हैं कि आने वाले समय में देखो महाकौशल में ये आया है, ऐसा बता पाए? नहीं, महाकौशल में इतना लंबा फ्लाईओवर अभी उद्घाटन हो गया, इतना बड़ा। जी। मुझे लगता है कि एक शहर की मुख्य सड़क बनाने के लिए पैसा, अब तो जबलपुर में मैंने सुना है कि 4-5 हजार करोड़ की 3200 करोड़ की रिंग रोड बन रही है। जी। कोई कल्पना कर सकता है? मांग करने में भी लोग घबराते थे। जी। इसमें सिर्फ ना वो मंजूर हो गया बल्कि उसके काम शुरू हो गए, भू अर्जन हो रहे हैं। तो महाकौशल और जबलपुर तो हमारी संस्कार धानी है, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने आपसे बात कही, जी। पिछले दिनों मैं जबलपुर के एयरपोर्ट का उद्घाटन, जैसे दिल्ली और मुंबई में एयरपोर्ट है वैसे जबलपुर में बन गया। फ्लाइटें धीरे धीरे शुरू होंगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने दीजिए। इरिगेशन का जो काम हो रहे हैं उससे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम होता है उससे स्पीड बढ़ती है, उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, उससे पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है लोगों की। तो जो ज़मीन तैयार करने का मामला है वो यदि इंदौर, भोपाल और रीवा और अन्य कहीं जगह हुआ है तो जबलपुर में कम नहीं हुआ है। स्वीकार करने की आदत डालने की जरूरत है। नहीं, आदत तो ठीक है, पर जबलपुर के लोग बोलते हैं हमारे पास संस्कार ही रह गया, समृद्धि बाकी सबके हिस्से चली गई। नहीं, मुझे तो जबलपुर के लोग जब मिलते हैं तो फ्लाईओवर दिखाने ले जाते हैं, नर्मदा जी में जो रिवर फ्रंट बनने की प्लानिंग चल रही है वो दिखाने ले जाते हैं, रिंग रोड बन रहा है इसकी किस्से सुनाते हैं। तो पता नहीं किसने आपसे बात की है, मुझसे तो जो बात करते हैं वो तो जबलपुर में जो विकास की गंगा बह रही है जी, बनने की जो तैयारी उसकी बात करते हैं। हमें तो पता था कि जबलपुर में नर्मदा बहती है, आपने बताया कि गंगा बहने लगी है। नर्मदा और गंगा बहने हैं जी। गंगा जी में डुबकी लगाने से जो पुण्य मिलता है जी। दोनों बहने जी। तो इसलिए और अभी हम गए थे बनारस और लखनऊ टूरिज्म कॉन्क्लेव के लिए रोड शो करने जी। तो पीछे जो टैग लाइन लगी थी वो टैग लाइन ही थी मां नर्मदा से मां गंगा तक, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए बुलाना है। 28 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पर, और एरिया हमसे 1/3 है, और पॉपुलेशन 3 गुना है। तो इसलिए हमने उनसे कहा कि टूरिज्म के लिए क्यों जा रहे हैं आप विदेशों में, देश के अन्य कोनों में? पहले मध्य प्रदेश को देखिए। पहले मध्य प्रदेश को देखिए। यहाँ पर 5 नेशनल पार्क्स हैं। रीवा मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी है, नियाग्रा फॉल से भी बड़े फॉल्स हमारे रीवा में हैं, पूर्वा फॉल, क्योटी फॉल, बहुती फॉल, आपका ये धुआंधार। तो जबलपुर में भी सैंक्शन हो। अब देखिए सारे लोग बोलना शुरू किया, सब तालियां बज रही है। जब अब डिप्टी सीएम मंच पर होगा तो तालियां तो बजेंगी ही। पर राजेंद्र जी से जानना ये है, तालियां तब बजती हैं जब सही बात की जाती है। देखो राजेंद्र भाई, हमने रीवा को पिछले 20 साल में बदलते हुए देखा है। क्या वाकई राजेंद्र जी को नहीं लगता है कि जबलपुर को भी अब बदल जाना चाहिए? देखिए, रीवा की हालत तो ये थी, 20 साल पहले लोग कहते थे कि ये संभागीय मुख्यालय है, लेकिन देखने से मैं तो तहसील से बड़ा नहीं दिखता है। तो हम बहुत नीचे थे, और अब जब रीवा का विकास जबलपुर और इंदौर और भोपाल की तर्ज में हो रहा है तो वो बड़ा दिखता है परिवर्तन। मतलब एक तरीके से वो परिवर्तन काफ़ी विजिबल है। तो जो बहुत
नीचे है, जब वो ऊपर आता है तो दिखाई देता है, और जहां जो पहले से ही रीवा मतलब आप समझो कि जब मैंने रीवा में एयरपोर्ट बनाने की बात कही तो चाहे भोपाल के अधिकारी हो चाहे दिल्ली के अधिकारी हो कहते थे कि साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, रीवा में एयरपोर्ट, मतलब वो बात करने को तैयार नहीं होते थे। लेकिन आज वही अधिकारी कह रहे हैं रीवा का एयरपोर्ट बन गया, वहां पार्क है, टूरिज्म है, मैहर माँ का शारदा पीठ है, वहां पर शारदा माई का चित्रकूट है। तो अब वही लोग कह रहे थे एक दिन मुझसे, जिनसे मैं कहता था कि रीवा में बहुत पोटेंशियल है और मानते नहीं थे, बड़े मुश्किल से तैयार हुए। अब वो भूल गए कि शायद जो मैं तर्क देता था उनको, वो हमको बता रहे थे कि आप देखना कुछ दिनों के बाद रीवा का एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के बिजी एयरपोर्टों में से एक हो जाएगा। जी। कहा कैसे होगा, तो फिर वही बताते थे कि साहब वहाँ पर सीमेंट हब है, वहाँ पावर हब है, वहाँ वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पर वाटरफॉल्स है। तो कुल मिला के इसलिए जो तरक्की वहाँ पर वास्तव में बहुत अपेक्षित थी, अनकनेक्टेड एरिया पड़ा था किनारे, जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है मध्य प्रदेश के खजाने में, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी तवज्जो दिया और पर्याप्त बजट दिया। 4 लेन की शानदार बाहर फैलाई हुई सड़कें चौतरफा बन गई है, इरिगेशन के लिए 1-1 इंच ज़मीन पर सिंचाई का पानी पहुँच जाए, ये हो रहा है। और वही पूरे प्रदेश में हो रहा है। वो उज्जैन भी हो रहा है, वो सॉरी भी हो रहा है, होने वाला है, और सिर्फ कागज पर नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आके नदी जोड़ो की भूमि पूजन कर दिया, काली पार्वती सिंह चंबल नदी का भूमि पूजन कर दिया, 1,75,000 करोड़ रुपया। कोई कल्पना कर सकता है कि कोई सरकार आएगी और इतना बड़ा बजट मंजूर करेगी, 1,75,000 करोड़, जिसमें 90% केंद्र सरकार का पैसा है, जो मध्य प्रदेश के सिंचाई के रकबे को 25 लाख हेक्टेयर बढ़ाएगा। तो इसलिए हम हवा में नहीं कहते कि 50 लाख हेक्टेयर से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा, 25 लाख हेक्टेयर का भूमि पूजन हो गया है, जो अतिरिक्त होने वाला है। तो कुल मिला के संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास, महाकौशल किसी से पीछे नहीं है। हम बार बार आपकी और उम्मीद राजीव जी, विधायक से शुरू हुए, मंत्री तक पहुंच गए, कब तक विंध्य में उलझे रहेंगे? महाकौशल के लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों, ऐसी अपेक्षा है, लोगों की अपेक्षाएं कुछ पूरी करने का इरादा। 2003 के पहले जितने मेडिकल कॉलेज हमारे थे जी, अब मैं मेडिकल पे आ जाता हूँ, हेल्थ पे आ जाता हूँ जी, तो 2000 कलेक्टर बैठे, डीन बैठे, हमारे को अभी आपने बैठाया था इन लोगों के साथ जी करके, और कंप्लीट एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए कि उस के बाद वो सारी फैसिलिटीज जो मुंबई में है, जो दिल्ली में है, जो नागपुर में है, वो फैसिलिटीज उस कैंपस के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने इंदौर में अभी 800 करोड़ रुपए मंजूर किए, रीवा में 322 करोड़ मंजूर किए, करीब 700-800 करोड़ का जबलपुर का भी डीपीआर जल्दी बन के तैयार होगा, जबलपुर का कर रहे हैं, ग्वालियर का भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यही है राजेंद्र भाई, इंदौर का मंजूर कर दिए, रीवा का मंजूर कर दिए, जबलपुर की डीपीआर है, अब क्या है सवाल, तो काम तो एक एक करके ही होगा। तो राजेंद्र भाई की दृष्टि जबलपुर के संदर्भ में कब इतनी उदारता से आने वाली है कि पहला नाम जबलपुर रहे? अच्छा, पहला ना सही, रीवा के बाद तो जबलपुर रहे। अब जो अभी आप कैंसर की बात कर रहे थे जी, कैंसर में लीनेक मशीन की बात हो रही थी, लीनियर एक्सीलेटर मशीन की बात हो रही थी, पेट स्कैन की बात हो रही थी, और ब्रैकीथेरेपी की बात हो रही थी। तो अब इन 5 मेडिकल कॉलेज में आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले ये तीनों मशीनें जबलपुर आ रही हैं। इस बात पर जोरदार तालियां।
इतनी समय से कोशिश कर रहा था, कम से कम कुछ तो राजन भाई पर असर हुआ। एक बार जोरदार तालियां राजन जी के लिए, इसलिए कि आगे भी कुछ घोषणाएं शायद इस मंच से उनके माध्यम से आ जाएं। MRI और CT यहाँ पर वायरोलॉजी मध्य प्रदेश में सिर्फ यदि कहीं बन रहा है तो जबलपुर में बन रहा है। इसके लिए आदरणीय नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहिए। सुपर जिसमें जबलपुर में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हुआ है, जिसमें मुझे लगता है कि बाईपास सर्जरीज डेली हो रही, एंजियोप्लास्टी हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, और जो सबसे बड़ा गंभीर रोग है जिसका उन्मूलन के लिए प्रधान एक डेडलाइन दी हुई है कि 2030 तक हमें सिकल सेल उन्मूलन पूरी तरह से इरेडिकेट कर देना है। तो उसके लिए बाकी स्क्रीनिंग, मेडिसिन और उनको किस तरीके से उनको रहना चाहिए, पोषण, इन सारी चीज़ों के अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसका अंतिम ट्रीटमेंट है जी। तो जबलपुर में, इंदौर में तो 100 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और हमारे जबलपुर में भी शुरू हो गया है। हमें यहाँ के डीन और सारे लोग कह रहे थे आप आइए उद्घाटन करिए। हमें कहा कि जब तक आप 15-20 बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं आएंगे, क्योंकि किसी के आने के कारण कोई काम रुकना नहीं चाहिए जी। काम चलते रहना चाहिए और जिसको आना है वो आता रहे। और अपना भूमि पूजन भी क्या जरूरत है कि जब हम कोदाली चलाएं उसके बाद ही काम शुरू होगा। मेडिकल के सेक्टर में ये तो अपना मेडिकल कॉलेज का बात हो गया। टर्सरी ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है, सुपर स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है, उसके अलावा अस्पतालों में और मेडिकल कॉलेज में अनावश्यक रूप से लोग आने के लिए मजबूर ना हो, इसके लिए जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जी, क्योंकि मैं सुन रहा था कि आप हेल्थ के सेक्टर को लेके बातें कर रहे थे, तो हेल्थ मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले हमने जो बैठक की अधिकारियों की, तो हमने कहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? तो उन्होंने बताया कि साहब 348 है। 348 जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उनको आप जिला अस्पताल के लेवल तक, उसमें कमियां क्या है? कहीं साहब वहाँ पर 5 विशेषज्ञ होने चाहिए, 3 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पैरामेडिकल स्टाफ होने चाहिए, और वो है नहीं। कारण कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अस्पताल में सारे विशेषज्ञ और सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर ओवर क्राउडेड हो जाता है, वहाँ की सर्विसेज भी प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हम FRUs बनाएं, फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह उसको स्थापित करें। इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कि IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं 2012 के जी, उसमें पर बेड कितने डॉक्टर, कितना पैरामेडिकल स्टाफ ये होना चाहिए। वो जो गैप एनालिसिस हमने की, उस गैप एनालिसिस नए पदों की स्वीकृति हमारी कैबिनेट ने किया है। उन पदों की भर्तियों के लिए PSC और ISB में कार्रवाई बहुत तेजी से चल रही है। जब वो डॉक्टर्स और वो मैन पावर हमारे पास आएगा और जब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वो पूरी तरीके से जिला अस्पताल की तरह वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा तो जिला अस्पतालों की भीड़ भी कम होगी और वहाँ लोगों के इलाज होंगे, उससे MMR और IMR जैसी ये बात इतनी खामोशी से सुनने की नहीं है। 30,000 पदों पर भर्ती, ऐसा राजेश शुक्ला जी बता रहे हैं। साथ में इसका टाइम फ्रेम भी है कुछ, 30,000 कब तक भर देंगे? विधानसभा में हमसे लोगों ने पूछा था, माननीय सदस्यों ने, तो हमने कहा था कि सितंबर अक्टूबर तक ये सारा काम पूरा हो जाएगा। 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे। कितनी है ये जानने में दिलचस्पी है हमारी, पर उससे भी ज्यादा दिलचस्पी इस बात काम करने वाले डॉक्टरों की स्थिति क्या है, कितने पद हैं, उनमें से कितने भरे और कितने खाली, और उसको लेकर आपकी योजना। 17 मेडिकल कॉलेज है शासकीय जी, प्राइवेट 13 हैं, कुल मिला के 30 हैं मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है, जहाँ 5,000 MBBS हर साल डिग्री लेके निकलते हैं और लगभग 2,500 PG की सीटें हमारी हैं जिससे विशेषज्ञ बनते हैं। और उन्हीं डॉक्टरों को फिर हम बॉन्ड पोस्टिंग देते हैं रूरल एरिया में,
2 साल के, 1 साल के, 3 साल के बॉन्ड पोस्टिंग भी रहती है। और हमारे सारे मेडिकल कॉलेज ठीक चल रहे हैं। अभी जो नए हैं जी, सिवनी, नीमच और मंदसौर जी, इसमें फैकल्टी जो है वो हमारी अभी 50% के आसपास है। लेकिन चूंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो अभी उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब तेज़ी से हमें फैकल्टी मिल भी रही है। पिछले दिनों शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में जो विज्ञापन निकाले गए थे उसमें एक बार में ही 26 असिस्टेंट प्रोफेसर हमको मिल गए जी। तो इसलिए अब धीरे धीरे जो पीजी करके बच्चे निकल रहे हैं उनके एसआरशिप पूरे होने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो भी इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो प्रोफेसर बन जाएं। तो इसलिए एप्लीकेशंस बहुत आ रही हैं और जब तक उनका एसआरशिप नहीं होती है तब तक वो पीजी मेडिकल ऑफिसर के बेसिस पे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस सेक्टर में यही है कि रूरल एरिया में पोस्टिंग डॉक्टरों की करने के बाद वहाँ ज्वाइन करने में बड़ी परेशानी है। वो इस क्षेत्र का चैलेंज है जिसको हम अट्रैक्टिव बना रहे हैं। हम ऐसा उसमें हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि डॉक्टरों के यदि हम गांव में भेजें 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव पैकेज हम उनको ऑफर करें कि उनको लगे कि भाई 2 साल के लिए चलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल वहाँ पूरा करके और फिर वो एपी वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएं। इसके लिए भी हमने और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स को लेकर आपको चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब हम जैसा आपको बताया कि मेडिकल कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं जी, उसमें जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हमारे चल रहे हैं अभी नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर की कमी है। जो नए हम खोलने वाले हैं सिंगरौली और श्योपुर में वहाँ भी हमको अभी प्रोफेसर कम मिले हैं। लेकिन एक बार एडमिशन होते हैं और बच्चे आ जाते हैं तो धीरे धीरे। पर केंद्र सरकार का तो लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। मध्य प्रदेश उस लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से क्या रोड मैप पे है? कब तक आप इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना है? 17 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं जी। 12 मेडिकल कॉलेजेस में पीपीपी मोड में 12 जिलों में, जिसमें कटनी है, पन्ना है, धार है, बैतूल है जी। इस प्रकार के 12 जिलों को हमने आइडेंटिफाई किया है जहां पर टेंडर फ्लोट किए हैं। निजी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं हम 25 एकड़ जमीन उनको फ्री में देंगे। और जिले में हर लोकसभा सीट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का जो लक्ष्य आपने बताया उस दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी समस्या पर जूझना पड़ा जिसके लिए मध्य प्रदेश चर्चित रहा। पैरा मेडिकल स्टाफ मेडिकल प्रोफेशन में सबसे बड़ी जरूरत है और नर्सिंग के संदर्भ में पिछले 5-7 साल से मध्य प्रदेश खासी परेशानी से गुजरा है। इसके संदर्भ में कोई रोशनी आप जो अब तो जो भी हाई कोर्ट और सीबीआई के बाद कौन से सुटेबल है, सुटेबल नहीं है, कौन से जो डिफिशिएंट है वो अपनी कमी कर चुके हैं, जो सुटेबल हैं उसमें एडमिशन्स हो रहे हैं। और जो बच्चे इंसाफी में पढ़ रहे थे, जो सबसे बड़ा काम किया जिसका वास्तव में चर्चा कम हुई है जी, कि जो बच्चे अनसुटेबल कॉलेज में पढ़ भी रहे थे उनके करियर को हम लोगों ने खराब नहीं होने दिया और 6 महीने के अंदर 1.5 लाख बच्चों का हमने एग्ज़ाम करा के और उनको फिर सुटेबल और डिफिशिएंट कॉलेजेस में वो एडमिशन लेके अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। वो जो काम हुआ है उसके कारण बच्चों का करियर प्रभावित सीबीआई ने जांच की हाई कोर्ट के निर्देश पे। सीबीआई ने जो फाइंडिंग दी उसके आधार पर एमपी सरकार ने आगे काम हमारे नर्सिंग वो तो कर दिया, पर भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति हो इसकी दृष्टि से कुछ आप कर पाए? हमने अपनी टीम को ज्यादा अलर्ट किया है जी। जो जिला स्तरीय कमेटी होती है जो छानबीन करती है, जो विजिट करती है, जो रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होता है, मान्यता होती है, ये सारी चीजें अब उस पर ज्यादा फोकस्ड होके काम कर रहे हैं। चलिए अब अपन आखिरी बिंदु पर आते हैं जो हमारा मूल विषय था, आयुष्मान के संदर्भ में देश में दूसरे नंबर पर है कार्ड धारकों की दृष्टि से मध्य प्रदेश। किस अनुभव से गुजर रहे हैं आप इस आयुष्मान योजना के संदर्भ में, राजेंद्र शुक्ला, निजी तौर पर? देखिए, आयुष्मान योजना तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की ऐसी योजना है जी।
जिसने गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि गरीब के घर में यदि कोई बीमार हो जाता था तो उसके गांव के लोग, 4 लोग उस गरीब के परिजन को लेके और घर घर घूमते थे कि साहब इसके इलाज में तो 2 लाख खर्च होना है, 1 लाख खर्च होना है, इसके पास तो 1000 रुपये भी नहीं है, सब लोग मदद करिए और इसको ले जाएंगे रीवा में, जबलपुर में, भोपाल में इलाज कराएंगे। तो बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा होते होते कभी कभी उनको बचाना संभव नहीं हो पाता था कि आयुष्मान कार्ड लेके बड़े से बड़े अस्पताल में पहुंच जाते हैं, कार्ड देखने के बाद उनको एडमिट किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा, एडमिट किया जाता है, आपको आश्चर्य होगा, अभी हमने नहीं देखा है जी, लेकिन उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं जी कि रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2000 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी हुई है पिछले 3-4 सालों में। 2021 में उसका उद्घाटन कराया था, 20 में जी। तो मैंने एक दिन डॉक्टरों से पूछा कि 2000 लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई है तो इसमें आयुष्मान वाले कितने हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि 1800 आयुष्मान वाले हैं जी, 2000 में 1800। और 10 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, 10 में से हमने पूछा कितने लोग आयुष्मान वाले हैं, तो उन्होंने बताया 10 में 10 किडनी ट्रांसप्लांट जो है आयुष्मान वाले हैं। तो कभी हम सोच सकते थे क्या कितने लोगों की जान चली गई होगी आयुष्मान कार्ड जैसी योजना न होने के कारण, और कितने लोगों की जान बची होगी आयुष्मान योजना आ जाने के कारण। 9000 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान 2018 से लेके और 24 के तक में गरीबों के इलाज के लिए राज्य और केंद्र सरकार के खजाने से अस्पतालों को पेमेंट हुआ है। देश भर से खबरें आती हैं आयुष्मान योजना के संदर्भ में दुरुपयोग की, के संदर्भ में गलत इलाज। आपका अपना अनुभव मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या रहा? क्या इस प्रकार के केसेस आए, और अगर केसेस आए या देखा किया बदनामी होगी? देखिए, मोदी जी की जो योजना होती है बड़ी फुलप्रूफ होती है जी। मोदी जी की जो योजना है पंजीयन से लेके और बजट का प्रोविजन का जितना ध्यान रखा जाता है उतना ही गलत काम करने वालों पर विजिलेंस का भी ध्यान रखा जाता है जी। तो जो आयुष्मान की जो टीम है उसके अंदर इस प्रकार की भी टीम है जो लगातार ऑडिट करती है, विजिलेंस करती है, उनके आती है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के भी नियम और कायदे बने हुए हैं। तो लोग सतर्क भी रहते हैं कि भाई यदि हम इस प्रकार से कोई गलत बिल देंगे या पेशेंट एडमिट नहीं है और पेशेंट एडमिट है इसकी रिपोर्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल पकड़ जाएंगे, और जब पकड़ जाएंगे तो पूरा उनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए ये तो इतने बड़े सिस्टम में इस प्रकार की चीज़ें चलेंगी, लेकिन उससे इतनी बड़ी योजना के महत्व को हम नहीं, महत्व को नहीं नकार रहा। मैं तो जानना ये चाहता हूँ कि राजेश शुक्ला जी का किसी पर कहर टूटा जिसने इस योजना में फर्जीवाड़ा किया हो, आपकी निगाह से गुजरा हो, तो आपने उसे अनदेखा किया या कार्रवाई करके लोगों को सचेत किया? अगर करोगे तो ऐसा होगा, कोई अनुभव है ऐसा? मेरा अनुभव यह है कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है वो मेरे पास आते हैं कि कार्रवाई हो गई है, मैं उनकी मदद नहीं करता। बाकी कार्रवाई करने के लिए मैं कहीं गया नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास पॉजिटिव काम करने के लिए इतना काम है। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अंगूठा घिस जाता है तो पंजीयन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए नया ऐप डेवलप हो गया। आप रेटिना से भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जी। और जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर बैठे हैं, जब कोई इस प्रकार से गरीब आता है हम लोगों से संपर्क करता है, हम कलेक्टर से बात करते हैं, कलेक्टर कहते हैं ठीक है हम इसका सलूशन निकालते हैं। वो उनके आधार कार्ड वगैरह देख के और उनके आयुष्मान, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि अस्पताल पहुंच गया है तो वहां पर आयुष्मान के काउंटर बने हुए हैं। यदि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपना इलाज नहीं करा सकते। आप उस अस्पताल में जाएंगे, अपना आधार देंगे, अपनी जानकारियां देंगे, तो आयुष्मान कार्ड के काउंटर बने हैं वहां पर, वहीं पर उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। पर अभी ये लोगों तक पहुंची नहीं जानकारी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश की ये बता रहे हैं कि जिनके उंगलियों के निशान मौजूद नहीं है वो रेटिना के माध्यम से अब अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये राजेश शुक्ला जी ने व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू कर दी। बिल्कुल। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपके सामने जब चिकित्सक बात कर रहे थे, और आप भी इत्तेफाक रखते होंगे राजेंद्र भाई, आप तो जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, 8 साल में सब कुछ बहुत बढ़ गया, आयुष्मान का पैकेज नहीं बढ़ा।
देखिए, इसमें तो नीति आयोग से लेके हेल्थ के जितने भी लोग हैं उसमें लगातार ब्रेन स्टॉर्मिंग और आपके सारे बातें आती हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सब चीज़ें ठीक होंगी। अरे आपके यदि फोटो कहीं- हम देखते रहते हैं, कभी नड्डा जी के साथ, कभी अमित शाह जी के साथ, कभी मोदी जी के साथ। बात आपके जहन में आ गई है, कभी पहुंचाएंगे ये वाली बात? 8 साल में महंगाई बहुत बढ़ गई, योजना बहुत अच्छी है, थोड़ा बढ़ाने में विचार कीजिए। ऐसा कुछ आश्वस्त कर पाएंगे हमारे साथियों को यहाँ पर? जरूर चर्चा करेंगे। चर्चा करने चर्चा की बात कही, इसी पे ताली बजा दो, समाधान हो जाएगा तो अभिनंदन कर देंगे। हम चर्चा करेंगे और वो लोग उसका इवेल्युएशन करेंगे जी। और फिर जो बस अच्छा निर्णय होगा वो होगा। नहीं, लेकिन आप इत्तेफाक रखते हैं क्या है इसमें? बातें आती हैं इस प्रकार की, जो आप लोगों ने कहा, इस प्रकार की बातें नहीं, बातें तो आती हैं, पर क्या राजेंद्र शुक्ला जी को स्वयं लगता है क्या इस पर विचार की तो जरूरत कम से कम है? विचार के लिए तो हमेशा सरकारों को बहुत ओपन रहना चाहिए जी यदि जमीन से कोई बात आती है, निर्णय आप चाहे जो भी करें जी। लेकिन विचार तो करनी चाहिए। तो अब आखिरी बिंदु पे आता हूं। बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको दायित्व मिला है, क्या जहन में परिकल्पना है कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में क्या कर जाऊं जिसमें किसी और को नहीं पर स्वयं के स्तर पर संतोष पाऊं? कुछ है जो आप हमारे साथियों के बीच साझा करना चाहें? देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ की हम बात करते हैं। हमारी सरकार राइट टू स्क्रीनिंग पे काम कर रही है। एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, निरोगी काया अभियान। हमारी कोशिश है कि हमारे मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना स्क्रीनिंग के न रह जाए, क्योंकि ये निःशुल्क स्क्रीनिंग की स्कीम चल रही है, जिसमें डायबिटीज़, जिसमें ब्लड प्रेशर, जिसमें अपना ओरल कैंसर, फैटी लीवर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये लोगों को इसकी बीमारी की जानकारी बहुत लेट होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप सोचिए, जो लोग दिन भर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गांव में हैं, और अचानक फिर जब बीपी और ब्लड प्रेशर का स्ट्रोक होता है तब उनको मालूम पड़ता है कि वो बीपी की बीमारी से ग्रसित रहे पिछले कई वर्षों से। तो इस अभियान में करोड़ों लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, निरोगी काया अभियान उसका नाम है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं आपके माध्यम से, उनसे भी, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अभियान के प्रति आप भी जागरूक होके, जो एक लोगों की सेवा का मादा रखते हैं, तो हम अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर से जो ये ऑपरेट हो रहा है उसके बारे में नज़र रखेंगे, तो जो वहाँ पर फील्ड में काम करने वाले हमारी आशा एनएम है, उनको भी लगेगा कि हम यदि घर घर में जाके और एपरेटस से हम फैटी लीवर और डायबिटीज़ इसकी जांच कर रहे हैं, तो समाज हमको हाथों हाथ ले रहा है, तो उससे उनका उत्साह और मनोबल भी बढ़ेगा। तो ये एक बार स्क्रीनिंग हमारे हेल्थ कार्ड व्यक्ति का यदि बन गया तो फिर आप देखना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो बात हो रही है जी। अभी डॉक्टर पानसे जी ने बताया जी कि प्रिवेंशन पे हमको ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, कभी कभी हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो कुछ लोग रेगुलर दिखने लगते हैं, तो हम पूछते हैं कि इस समय बड़े रेगुलर हैं आप, कहीं साहब डायबिटीज़ हो गई इसलिए घूम रहे हैं। तो जब बीमारी के मालूम पड़ जाता है तो लोग फिर उसमें योग करने लगते हैं, प्राणायाम करने लगते हैं, और बीमारी को कम करने के लिए जो भी तरीके हैं उसको अपनाने लगते हैं, लेकिन उसके लिए स्क्रीनिंग ज़रूरी है। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, डॉक्टर्स की उपलब्धता को सुनिश्चित करें, और उसके साथ साथ हम आम आदमी को हेल्थ कार्ड इस प्रकार से प्रोवाइड करें कि उनको ये मालूम पड़े कि किसी इस प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित नहीं हो रहे हैं। यदि ये सुविधा हमने उनको उपलब्ध करा दी तो निश्चित रूप से हेल्थ के इंडिकेटर्स में मध्य प्रदेश बहुत ऊंचा पहुंच जाएगा। तो ये थी हमारी बातचीत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से, जिसके अंतर्गत उनका लक्ष्य ये है कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक का हेल्थ कार्ड बन पाए, उसकी स्क्रीनिंग हो पाए। हमारी शुभकामनाएं राजेंद्र जी आपके इस सपने के पूरा होने के संदर्भ में। एक और जानकारी आपके माध्यम से कि हमारे पीएससी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की उपलब्धता के लिए तो सारे प्रयास हो रहे हैं। डॉक्टर्स को वहाँ पे पहुँचाना ये हम लोगों का प्रयास है, उसके लिए पद की मंजूरी भी हो गई, बजट का स्वीकृति भी हो गई, लेकिन टेलीमेडिसिन के बारे में भी हम लोगों को बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। सब हेल्थ सेंटर से जिला अस्पतालों को कनेक्ट कर दिया है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज के में टेलीमेडिसिन विंग खोल दी गई है। वहाँ पर विशेषज्ञों की कमी है नहीं जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में,
और आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो सारे काम हो रहे हैं, तो फिर कंसल्टेशन क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए हम लोग ये भी देखें कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो मेडिकल ऑफिसर हैं और सब हेल्थ सेंटर में जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, CHOs जी, वो इस काम पे जो लगे हुए हैं, जब हम मॉनिटरिंग करेंगे तो और ज़्यादा उत्साहित होकर उस काम को करेंगे और हम बहुत सारे लोगों को इस ग्राउंड लेवल के सेंटर्स पे ही रोक के और विशेषज्ञों से बातचीत करा के और उनका इलाज करा पाएंगे। तो कुल मिला के पद्धति वो जिसमें मरीज को अस्पताल के लिए मुख्यालय आने के स्थान पर मुख्यालय से मरीज तक इलाज पहुंचा जा सके, ऐसी व्यवस्था को क्रियान्वित करने की कोशिश की जा रही है। हमारी शुभकामनाएं राजन जी आपके साथ में। हमने बहुत कोशिश की कि जबलपुर के संदर्भ में, महाकौशल के संदर्भ में आपका ध्यान जो रहता है कुछ और ज्यादा हो। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश भविष्य में कुछ ना कुछ रंग लाएगी और अगली बार आपकी सूची में जबलपुर की उपलब्धियां कुछ और लंबी दिखाई देंगी। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां राजेश शुक्ल जी के लिए। जबलपुर में जो हमारे सांसद जी बैठे हैं, यहाँ पर सारे विधायक बैठे हैं, यहाँ चूँकि जबलपुर के लोग बैठे हैं इसलिए मैं बताना इसको जरूरी समझता हूँ कि विधानसभा में, लोकसभा में जबलपुर की समस्याओं को मुखरता से उठाने में दूसरे क्षेत्र के लोगों से जबलपुर के लोग आगे हैं। उन्होंने मुझे ही कहा था, इसलिए उनके कारण ही तो मैंने आपसे ये सारी बातें रखी। तो यहाँ के सांसद और विधायक तो काफी जागरूक रहते ही हैं, पर उनकी मेहनत के परिणाम और बेहतर दिखे, ये कोशिश हम सबकी सामूहिक रूप से है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। आगे के लिए मैं नदीम जी से आग्रह करूंगा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। नदीम जी और अनुराग जी। बहुत शुक्रिया। राज्य के उप